हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजेटी फिजिक्स 2017 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज। मीन्स वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट में एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। सो हमें पता है टोटल एनर्जी जो होती है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, जिसको हम ई एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। यहाँ पर एच कट किसके इक्वल होता है, एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पर एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड के इक्वल होती है। और यहाँ पर n इक्वल टू होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मीन्स अगर आपसे कहे फर्स्ट लेवल की एनर्जी बताओ तो आप n की जगह 0 रख दोगे। सेकंड लेवल की एनर्जी पूछे तो n की जगह 1 रख दोगे। थर्ड लेवल की एनर्जी पूछे तो n की जगह 2 रख दोगे एंड सो ऑन। और ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 0। और अदर जो भी एक्साइटेड स्टेट होगी उनके लिए n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कहे तो n की वैल्यू 1 रख देना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए कहे तो n की वैल्यू 2 रख देना एंड सो ऑन। सो यहाँ पर हमें ग्राउंड स्टेट में पूछ रहा था, सो हमें n की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखनी होगी, 0। सो ग्राउंड स्टेट के लिए टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, ई नॉट इक्वल टू हाफ एच कट ओमेगा। सो ये टोटल एनर्जी है, इसकी आधी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसकी आधी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। सो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एच कट ओमेगा को 2 से भाग कर दोगे, कितनी आ जाएगी, 1/4 एच कट ओमेगा। सो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो इक्वल टू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। मीन्स ये पोटेंशियल एनर्जी है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगी 1/4 एच कट ओमेगा। सो आपसे कह सकता है इसकी एवरेज वैल्यू बताओ, तो आपको याद रखना है कितनी होगी, 1/4 एच कट ओमेगा, क्योंकि ये वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है और इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 1/4 एच कट ओमेगा। सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, 1/4 एच कट ओमेगा। हमने यहाँ पर क्या किया, टोटल एनर्जी निकाली पहले ग्राउंड स्टेट की, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, वहीं एवरेज पोटेंशियल एनर्जी होगी वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और वहीं एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ इट्स मास, हियर n इज। मींस कह रहे एक बॉडी की एस्केप वेलोसिटी उसके मास की nth पावर के प्रोपोर्शनल है, तो n की वैल्यू बताइए कितनी होगी। मींस उसकी मास की कितनी पावर के प्रोपोर्शनल होगी एस्केप वेलोसिटी। और यहाँ पर मास किसका है, उस बॉडी का है जिसको फेंका गया है। सो यहाँ पर हम एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड को वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो मान लेते हैं एक प्लेनेट की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है उसको फेंका गया एस्केप वेलोसिटी वी से। तो एस्केप वेलोसिटी जिस ऑब्जेक्ट को फेंका गया है उसके मास की nth पावर के प्रोपोर्शनल है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। मींस वी जो है m की पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बताइए n की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। और हमें पता है जिस ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है एस्केप वेलोसिटी, मींस इंडिपेंडेंट होती है
ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन, मतलब जिसको फेंका जाता है उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है एस्केप वेलोसिटी। यहाँ से चाहे 1 किलोग्राम को फेंका जाए चाहे 2 किलोग्राम को फेंका जाए, एस्केप वेलोसिटी दोनों के लिए सेम रहेगी। वो ओनली डिपेंड करती है प्लैनेट की रेडियस पर और प्लैनेट के मास पर। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वी जो है इंडिपेंडेंट होगी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन, मीन्स जिस ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है। और आल्सो डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मीन्स यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को चाहे आप ऐसे फेंक दीजिए चाहे ऐसे फेंक दीजिए चाहे ऐसे फेंक दीजिए चाहे ऐसे फेंक दीजिए, एस्केप वेलोसिटी जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड नहीं करती है। सो इन सभी केस में एस्केप वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, n=0 होगा, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड ही नहीं करती जिसको फेंका जाता है। सो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तभी हम कह सकते हैं कि वी जो है इंडिपेंडेंट है उस ऑब्जेक्ट के मास पर। सो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज बी वेक्टर इक्वल टू एक्स प्लस 3y_i प्लस वाई माइनस 2z_j प्लस एक्स प्लस बीटा z_k, देन वैल्यू ऑफ बीटा विल बी, मीन्स किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको गिवन है और आपसे कह रहा है बीटा की वैल्यू बताओ। सो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस होता है वो 0 के इक्वल होता है। सो डेल डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। सो यहाँ पर हम बी वेक्टर का डाइवर्जेंस लेके 0 के इक्वल कर देंगे, हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये क्या होता है, डेल ऑपरेटर होता है जिसको ऐसे लिखा जाता है करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप डॉट ये लिख दिया आपने बी वेक्टर एक्स प्लस 3y_i प्लस वाई माइनस 2z_j प्लस एक्स प्लस बीटा z_k, और ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। सो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई कैप वालों की आई कैप से गुणा, जे कैप वालों की जे कैप से गुणा, के कैप वालों की के कैप से गुणा। सो ये किसके साथ चला जाएगा, करली बाय करली एक्स के साथ। ये किसके साथ चला जाएगा, करली बाय करली वाई के साथ। और ये किसके साथ चला जाएगा, करली बाय करली जेड के साथ। तो ऐसा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, y और z को क्या रखेंगे कांस्टेंट। इसका डेरिवेटिव हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में, x और z को क्या रखेंगे कांस्टेंट। इसका डेरिवेटिव हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे, x और y को क्या रखेंगे कांस्टेंट। सो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 0, यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 0, और यहाँ पर क्या आएगा 0 प्लस बीटा। सो यहाँ पर राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, 0 के। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस बीटा इक्वल टू 0। सो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, 3y कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, y का 1 हो जाएगा, 2z कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, x कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, बीटा z का बीटा आ जाएगा। सो यहाँ पर फाइनली आपने इसको सोल्व किया, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ रिनोल्ड नंबर इज, रिनोल्ड नंबर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। सो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मींस याद रखना है रिनोल्ड नंबर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। सो m0 l0 t0 क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा रिनोल्ड नंबर का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, हेयर EF इज फर्मी एनर्जी, मींस कह रहा है T = 0 केल्विन,
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन है। और कह रहे 0 केल्विन पर एवरेज एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, ये बताइए। और यहाँ पर ई एफ क्या है, फर्मी एनर्जी है। सो याद रखिए, एवरेज एनर्जी अगर वन डायमेंशन में पूछता है तो 1/3 n इंटू में ई एफ के इक्वल होगी। अगर टू डायमेंशन में पूछता है तो 1/2 n इंटू में ई एफ। और थ्री डायमेंशन में पूछता है तो 3/5 n इंटू में ई एफ। और यहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमसे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी पूछ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की। सो यहाँ पर हमें n की जगह कितना रखना होगा, एक रखना होगा। और हमसे ना ये कह रहा कि वन डायमेंशन में बताओ, टू डायमेंशन में बताओ या थ्री डायमेंशन में बताओ। जब ना कहा जाए वन डायमेंशन, टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन, तो आपको थ्री डायमेंशन लेके चलना है। सो यहाँ पर इसके अंदर कितना पुट कर दोगे, एन की जगह एक पुट कर दोगे। सो एवरेज एनर्जी कितनी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, 3/5 ई एफ के इक्वल आ जाएगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ बीसीसी एंड एफसीसी आर रिस्पेक्टिवली। मींस आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स बताओ पर यूनिट सेल इन बीसीसी एंड एफसीसी। मतलब पहले जो वैल्यू लिखी जाएगी वो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स लिखे जाएंगे पर यूनिट सेल, और बाद में एफसीसी में लिखे जाएंगे। सो हमें पता है बीसीसी में कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, दो होते हैं। और एफसीसी में कितने होते हैं, चार होते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस टेबल को आप याद कर लीजिए, आगे चल के किसी एग्जाम में आपसे इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस कॉलम में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इस कॉलम में क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, एक। और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 52%। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, दो। और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 68%। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, चार। और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74%। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 6। और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74%। और इस क्वेश्चन के अंदर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पूछ रहा था। सो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, दो। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, चार। सो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ए इसका राइट आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सिंप्लीफाइंग द बुलियन एक्सप्रेशन दिस यूजिंग द डी मॉर्गन्स थ्योरम इट विल रिड्यूस टू। मींस कह रहे डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करिए। हमें क्या गिवन है, ए बार प्लस बी प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी और इस सारे का बार। सो यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करेंगे तो ये जो बार है ये इस पर और इस पर चला जाएगा, और डॉट किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। और फिर हम अगेन क्या करेंगे, इस पर और इस पर डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बार का बार डॉट बी बार डॉट सी बार का बार। क्योंकि ये प्लस किस में चले गए, डॉट में चले गए। और इसके ऊपर बार एक और लग गया, इस पे बार लग गया और इस पर एक बार और लग जाएगा। और प्लस प्लस ही रहेगा। और इसके ऊपर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर ए का बार हो जाएगा, बी का बार हो जाएगा और सी का बार हो जाएगा। और प्लस किस में चले जाएंगे, डॉट में चले जाएंगे। और ए का बार क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये बी का बार ही रहेगा, ये सी हो जाएगा, ये प्लस है। ये ए हो जाएगा, ये बी का बार ही रहेगा, ये सी का बार ही रहेगा। सो ये क्या है, सिंप्लीफाइड आंसर है गिवन बोलियन एक्सप्रेशन का। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रेंज ऑफ सेकंड ब्रिलियन जोन इज, मीन्स सेकंड ब्रिलियन जोन की रेंज बतानी है क्या होगी। सो आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, उसमें k इक्वल टू 0 लिखोगे, k इक्वल टू पाई बाय ए, k इक्वल टू 2 पाई बाय ए, k इक्वल टू 3 पाई बाय ए, k इक्वल टू माइनस पाई बाय ए, k इक्वल टू माइनस 2 पाई बाय ए, k इक्वल टू माइनस 3 पाई बाय ए। माइनस पाई बाय ए से पाई बाय ए लग तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन होता है, पाई बाय ए से 2 पाई बाय ए, और माइनस 2 पाई बाय ए से माइनस पाई बाय ए क्या होता है, सेकंड ब्रिलियन जोन होता है। 2 पाई बाय ए से 3 पाई बाय ए, और माइनस 3 पाई बाय ए से माइनस का 2 पाई बाय ए लग थर्ड ब्रिलियन जोन होता है। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में पाई बाय ए से 2 पाई बाय ए क्या है, सेकंड ब्रिलियन जोन है, और ऐसा यहाँ पर है। सो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। माइनस पाई बाय ए से पाई बाय ए कौन सा होता है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन होता है। सो इसका आंसर ये नहीं होगा। 0 से लेकर 2 पाई बाय ए लग फर्स्ट ब्रिलियन जोन और सेकंड ब्रिलियन जोन मिक्सर में होते हैं, और माइनस 2 पाई बाय ए से 2 पाई बाय ए लग फर्स्ट और सेकंड दोनों ब्रिलियन जोन होंगे। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा कि सेकंड ब्रिलियन जोन की जो रेंज है वो पाई बाय ए से 2 पाई बाय ए और माइनस 2 पाई बाय ए से माइनस पाई बाय ए लग होती है, और माइनस पाई बाय ए से प्लस पाई बाय ए लग फर्स्ट ब्रिलियन जोन की रेंज होती है, और 2 पाई बाय ए से 3 पाई बाय ए, और माइनस 3 पाई बाय ए से माइनस 2 पाई बाय ए लग थर्ड ब्रिलियन जोन की रेंज होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस इज पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर विल बी, मीन्स आपको सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी गिवन है, 1 मीटर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कितनी गिवन है, पाई स्क्वायर। सो हमें पता है टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का वो इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर द रूट एल बाय जी। यहाँ पर L की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 मीटर, और G की वैल्यू कितनी गिवन है, पाई स्क्वायर। सो यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर दी रूट 1 बाय पाई स्क्वायर, और इसका रूट क्या हो जाएगा, 1 बाय पाई हो जाएगा। 2 पाई ऊपर है, पाई नीचे आ जाएगा। सो पाई से पाई कट जाएगा। सो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2। सो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 3 and 5 रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, मीन्स कह रहे दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड 3 और 5 है, और आपसे कह रहे उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कौन सा पॉसिबल नहीं है। मीन्स अगर हम दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को r से रिप्रेजेंट करें तो r की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, ये आपसे पूछ रहा है। मान लेते हैं एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड b है। सो हमें a की वैल्यू मान लेते हैं 3 गिवन है और b की वैल्यू मान लेते हैं 5 गिवन है। तब r की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो a माइनस बी के मोड के इक्वल होगी। सो a माइनस बी का मोड कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है। तो 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -2, और उसका मोड कितना आएगा, 2 आएगा। और r की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, a प्लस बी के इक्वल होगी। सो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सो r की वैल्यू r मिनिमम से ज्यादा या बराबर हो सकती है और r मैक्सिमम के बराबर और कम हो सकती है। सो यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो 2 से ज्यादा होगी या 2 के बराबर होगी, और 8 से कम होगी या 8 के बराबर होगी। सो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन में जो वैल्यू लिखी गई है वो r की वैल्यू हो सकती है, बी ऑप्शन में जो लिखी गई है वो भी हो सकती है, लेकिन सी ऑप्शन में r की वैल्यू 1 लिखी गई है जो पॉसिबल नहीं है। और यही हमसे पूछ रहा था कि उनका जो रिजल्टेंट होगा
उसके मैग्नीट्यूड की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, 1 पॉसिबल नहीं होगी। अब देखिए डी ऑप्शन में 3 लिखा गया है, 3 इस रेंज में आएगा, सो आर की वैल्यू 3 पॉसिबल है, बट आर की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा कि ये उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस इज हर्मिशियन। मींस कह रहे हैं आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सी मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है ये बताइए। अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए गिवन हो, अगर उसका आप हर्मिशियन एडज्वाइंट लो, अगर वो ए के इक्वल ही आ जाए, तब आप कहोगे वो मैट्रिक्स कैसी है, हर्मिशियन है। मींस ए का डैगर लीजिए, अगर वो ए के इक्वल ही आ जाए, तब आप कहोगे जो मैट्रिक्स ए है वो कैसी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और इसको आप क्या बोलते हैं, डेगर बोलते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डेगर लेने पर उस मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाता है, तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। देखिए हम बाय ऑप्शन जाएंगे, ए ऑप्शन का डेगर करके देखते हैं। सो यहाँ पर ए ऑप्शन में मैट्रिक्स क्या है, 0, आइटा, माइनस आइटा और 0। इसका डेगर करेंगे, डेगर का मतलब होता है एक तो हमें एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना होगा, और दूसरा क्या करना होगा, उसका ट्रांसपोज करना होगा। मैंने ट्रांसपोज का साइन तो ये लगा दिया डैश से, और इनका क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया। 0 का तो 0 ही रहेगा, आइटा का माइनस आइटा हो जाएगा, और माइनस आइटा में माइनस तो बाहर रहेगा, आइटा का माइनस आइटा हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, प्लस आइटा हो जाएगा, और 0 का 0 ही रहेगा। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का हमने डेगर किया और इसी के बराबर आ गया। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ही इसका राइट आंसर होगा। बट हम बी, सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। अगर हम बी का डैगर करें तो ट्रांसपोज तो यहाँ पे लगा दिया, और इनका क्या ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। 0 का 0 ही रहेगा, आइटा का माइनस आइटा हो जाएगा, आइटा का माइनस आइटा हो जाएगा, और 0 का 0 ही रहेगा। इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने इस मैट्रिक्स का डेगर लिया या हर्मिशियन एडज्वाइंट लिया, तो यही मैट्रिक्स हमें नहीं मिली। सो ये मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ को भी चेक कर सकते हो, और आप देखोगे कि सी और डी वाले ऑप्शन में जो मैट्रिक्स है वो भी क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। सो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा कि ए मैट्रिक्स कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और ये भी याद रखना, अगर किसी मैट्रिक्स का डेगर लेने पर -a के इक्वल आ जाए, तो आप कहोगे वो एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स, या फिर ये कह सकते हो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और ये कैसी मैट्रिक्स होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डेगर लेने पर उसी के बराबर आ जाए तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, अगर माइनस टाइम्स आ जाए उसी के इक्वल तो वो एंटी हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडक्टिव कोयल एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ L इक्वल टू दिस एंड C इक्वल टू दिस, then what should be maximum value of resistance of coil so the circuit remain oscillatory। मीन्स कह रहा है आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि वो एलसी सर्किट जो है ओसिलेटरी रहे, मीन्स ओसिलेशन करता रहे। हमें पता है कि जो डैम्पिंग फैक्टर होता है वो R/2L के इक्वल होता है, और रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC के इक्वल होती है। सो सर्किट रिमेन्स ओसिलेटरी कब रहेगा, जब R/2L कम होगा 1/√LC के। सो यहाँ पर R किससे कम आ जाएगा, 2L/√LC,
इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि r लेस देन 2 टाइम्स अंडर द रूट एल सी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, l को रूट एल गुणा में रूट एल लिख लिया। एक रूट एल से एक रूट एल कट जाएगा, क्योंकि नीचे हम क्या लिख सकते हैं, रूट एल गुणा में रूट सी। एक रूट एल से एक रूट एल कट जाएगा, सो ऐसा बन जाएगा। सो यहाँ पर एल किससे कम हो जाएगा, अंडर द रूट 4l बाय सी, क्योंकि इस 2 को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो 4 अंदर जाएगा। सो आर किससे कम होना चाहिए, अंडर द रूट 4l बाय सी से कम होना चाहिए, ताकि सर्किट ओसिलेशन करता रहे। सो आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अंडर द रूट 4l बाय सी। एल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1 मिली हेनरी, जिसको हम 10 की पावर -3 हेनरी लिखेंगे। सी कितना गिवन है, 0.1 माइक्रोफेरेड, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर -7 फेरेड। ये सभी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। सो आर मैक्स कितना आ जाएगा, 200 ओम आ जाएगा। और अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो कोई भी ऑप्शन 200 ओम नहीं है, बट 200 ओम के नियर 100 ओम है। सो यहाँ पर हम 100 ओम को टिक कर देंगे, क्योंकि आंसर की में बी ऑप्शन को सही माना गया था। लेकिन ऐसा आगे हो जरूरी नहीं है, आगे आपको 200 ओम भी देखने को मिल सकता है। अगर 200 ओम नहीं है तो इसके नियर जो वैल्यू होगी वो आप रख सकते हो। बट इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर है कि आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि सर्किट रिमेन्स ओसिलेटरी रहे, वो 200 ओम ही होगी। बट ऑप्शन के अंदर 200 ओम गिवन नहीं है। सो हम क्या करेंगे, उसके नियर अबाउट जो भी वैल्यू होगी उसको हम टिक कर देंगे, और वही आंसर की में दिया गया था कि ये आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव फंक्शन फॉर वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज साई इक्वल टू ए एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। मीन्स ये आपको x की रेंज गिवन है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज, मीन्स आपसे x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। सो यहाँ पर वेव फंक्शन हमें ax गिवन है। अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करते हैं तो क्या आएगा, ए स्टार इंटू में एक्स, क्योंकि x का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट x ही रहता है। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x की किसके इक्वल होगी, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार x इंटू में साई इंटू में dx बटे में इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई इंटू में dx, और x की लिमिट कहाँ से है, 0 से 1 है। सो यहाँ पर साई स्टार की जगह ax रख दिया, x यही रहेगा, साई की जगह ax रख दिया। सिमिलरली नीचे भी साई स्टार की जगह a स्टार x और साई की जगह ax रख दिया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, a स्टार a बार आ जाएगा ऊपर से, a स्टार a नीचे से बाहर आ जाएगा, और दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। ऊपर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर 3 इंटू में dx, और नीचे क्या बचेगा, x की पावर 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ऊपर का इंटीग्रेशन कर देंगे, x की पावर 4/4, लिमिट क्या रहेगी 0 to 1, और नीचे क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3 0 to 1। फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3/4, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.75। सो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ गई, 0.75। सो इसका डी इसका राइट आंसर होगा। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।